हेलो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक हमारा टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसमिशन होता है। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, प्रोपीन का। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये ट्रांसमिट हुआ कहाँ, या तो इस कार्बन की ओर या तो इस कार्बन की ओर। ठीक है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये ट्रांसफ़र होता है इस कार्बन की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इसको रिपल करता है। रिपल करने की वजह से यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होता है इस कार्बन की ओर। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन होगा कब, जब यहाँ पर कोई भी अटैकिंग स्पीसीज वर्क करेगा। अटैकिंग स्पीसीज, चाहे तो वो अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है एज वेल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जब भी ये रिएक्ट करेगा किससे, या तो इलेक्ट्रोफाइल से या तो न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। ये अटैकिंग स्पीसीज जब इस कंपाउंड के ऊपर अटैक करेंगे तभी यहाँ का जो पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ, कार्बन पर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट नहीं रहता। कब, जब वहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज अटैक करता है उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आगे ये फॉर्म क्या होगा, सपोज़ यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, तो ये फॉर्म होगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होके जा रहा है CH2 के ऊपर। ठीक है, तो CH2 में क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस कार्बन पर, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन उस माइनस चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग स्पीसीज रहेगा जो यहाँ पर अटैक करेगा। तो सपोज़ यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग कर्व्ड एरो से शो करते हैं। जब भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग शो करेंगे तो उसको कर्व्ड एरो से शो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ई दैट मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है जो अटैकिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी अटैकिंग स्पीसीज किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसी में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो जब भी अटैकिंग स्पीसीज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पर एक इफेक्ट जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है +E या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड होता है हमारा क्या, -E। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं, जैसे सेम हम लोग देखे इंडक्टिव इफेक्ट के जैसे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इस पर अटैक कर रहा है सपोज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, कार्बन, और कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज।
हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जा रहा है, तो अगर अटैकिंग स्पीसीज जाके जुड़ेगा इसी कार्बन पर तो फॉर्म होगा क्या, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज कहाँ पर जाके जुड़ रहा है, इस कार्बन पर, और ये अटैकिंग स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीसीज इस कार्बन पर जाके अटैच होगा। कब, जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस कार्बन पर, तो जहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर जाके जुड़ेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मीन्स जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उसी एटम पर अगर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जाके अटैच हो रहा है, तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और इससे अगर जस्ट अपोजिट हुआ, एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसमिट होगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा कहाँ, इस कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज़ है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो जो अटैकिंग स्पीसीज़ है वो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं इस कार्बन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा तो प्लस ई इफेक्ट, मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर अगर जाके जुड़ता है तो प्लस ई इफेक्ट, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये कार्बन जो है इस पर अगर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं उससे अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस इसी को बोला जाता है। ठीक है, या इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, डीलोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन मीन्स जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे वहाँ से हट के वो दूसरे जगह लोकलाइज हो जाएंगे। रहने के लिए उनका पोजीशन सेम रहेगा बट उनका जो ट्रांसमिशन होगा वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन मेन होता है, मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हम लोग डबल बॉन्ड को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फ़ा कार्बन। तो ये वाला हमारा कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है,
ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को शो कौन करता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किसके थ्रू होता है? इस हाइड्रोजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड किसके पास आ जाता है? कार्बन के पास आ जाता है। सिग्मा बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? कार्बन के पास। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास। ठीक, तो जब ये बॉन्ड इस कार्बन के पास आएगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड भी ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी 1 और ये वाला आएगा तो यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होगा? कार्बन यहाँ से अटैच रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या? माइनस चार्ज। ठीक, और यहाँ का जो हाइड्रोजन प्लस चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, मीन्स उसका पोजीशन यहीं पर रहेगा, लेकिन इसको हम लोग इस टाइप से समझते हैं कि ये हवा में लटकते रहेगा, यहीं पर इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो इस हाइड्रोजन को अगर यहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करें, ये हाइड्रोजन को सेम रखें और इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हमारा हवा में लटकते हुए दिखाई देगा। अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफ़र करें तो ये हवा में लटकते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमको अल्फा हाइड्रोजन को ही डीलोकलाइज करना है, बाकी इसका पोजीशन सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार हमको इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफ़र किए, मीन्स यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र किए, एक बार इस हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एक बार इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, मीन्स ये जैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में स्ट्रक्चर तो सेम रहता है बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस में रिंग स्ट्रक्चर, जो रिंग होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इनमें डबल बॉन्ड का अगर मूवमेंट होता तो हमारा रेजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसमें बॉन्ड को हमको शो नहीं करना है, लेकिन ये रेजोनेंस के जैसे यहाँ के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं, किसमें? पूरे चैन में। ठीक है, जैसे और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग इस हाइड्रोजन को छोड़ के इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग रोटेट करें, मतलब यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को कार्बन को डोनेट करें, तो क्या बनेगा? यहाँ का हाइड्रोजन प्लस चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड CH2 माइनस चार्ज। ठीक है, ये हाइड्रोजन को हम लोग यहीं पर अटैच कर दें, मीन्स इस फॉर्मूले को देखें, इस कार्बन को यहीं पर रखें और इस हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको अगर कार्बन को दे दें, इस हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को अगर हम लोग कार्बन में ट्रांसफ़र कर दें तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को करें तो ये सब तो सेम रहेंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ ट्रांसफ़र करें तो ये सब सेम रहेंगे, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो रहते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है उन्हीं का डीलोकलाइजेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन देखें, ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स के रिलेटिव स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो एल्कीन है CH3 C डबल बॉन्ड CH H एंड H। ठीक है, एक एल्कीन हमारे पास ये है, सपोज दूसरा एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर CH3। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमको देखना है किसको? अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये डबल बॉन्ड है मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उस पर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच, इसका एडजेसेंट कार्बन है
इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो कितने प्रेजेंट हैं 3, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 यहाँ पर अल्फा कार्बन है, इसके एडजेसेंट ये कार्बन भी है और इसके एडजेसेंट ये कार्बन भी है, ठीक है। तो दोनों में कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब दोनों में अगर हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी शो करें तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के कंपैरिजन में ये कंपाउंड हमारा मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमको किसके थ्रू पता चलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। मीन्स ये कंपाउंड हमारा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उनका मूवमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। मीन्स उनका जो नो बाउंड रेजोनेंस है उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग ज़्यादा फॉर्म कर सकेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी मूव कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी मूव कर सकता है। तो जितना ज़्यादा ये मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये था क्या हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ से हमारा परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट भी ओवर होता है। थैंक यू।